हाँ जी दोस्त, आज हमारे पास टॉपिक AS12 गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट्स और गवर्नमेंट ग्रांट, इसके साथ साथ हमारे पास दूसरे टॉपिक भी हैं जिसका नाम है IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। इसको हम IAS 20 भी कह सकते हैं और IND AS 20 भी। दोस्त, यहां तक आप पहले से इस बात को जानते हैं कि हमारे पास फाइनल के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारे ही कोर्स के कंटेंट के पार्ट हैं। तो हम गवर्नमेंट ग्रांट भी पढ़ेंगे और इसके काउंटर पार्ट IAS 20 और IND AS 20 भी पढ़ेंगे। IAS 20 और IND AS 20 ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों के नाम भी सेम है और फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इवन IFRS और IND AS दोनों एक ही पैटर्न पे बनाए गए हैं, एक्सेप्ट सम लीगल डिफरेंसेज। IFRS और IND AS में कोई और खास डिफरेंस नहीं है। तो हम IAS पढ़ें या IND AS पढ़ें, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आज जो हमें जानकारी लेनी है वो गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। AS 12 के अंदर कई बार फाइनल में पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हमारे पास AS 1 से लेकर 13 तक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना ही बिल्कुल गलत है। अगर अभी देखे पेपर नवंबर 2014 में, तो 3 क्वेश्चन AS 1 से लेकर के 13 तक में आए, जिसमें AS 5 के भी क्वेश्चन है, AS 12 के भी क्वेश्चन है और AS 13 के भी क्वेश्चन है। तो फाइनल के अंदर सारी स्टैंडर्ड बराबर इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको सारी स्टैंडर्ड पे बराबर कॉन्सेप्ट लेके चलना है, बराबर तरीके से तैयारी करनी है। अब गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में शुरू करें उससे पहले मैं आपको गवर्नमेंट ग्रांट के बैकग्राउंड को बता दूं एक बार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर बड़े सारे जगहों पे ऐसा लिखा हुआ है कि भारत सरकार खुद से भी ग्रांट दे सकती है, भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी ग्रांट दे सकती है, भारत सरकार लोकल अथॉरिटी के थ्रू भी ग्रांट देती है। यानी ये सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी होती है कि सरकार अलग अलग जगहों पे जहां उसे जरूरत लगे वहां पे वो ग्रांट दे। और इसलिए कंपनियों को भी ग्रांट मिलता है, इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट मिलते हैं, स्कूल को ग्रांट मिलते हैं, कॉलेजेस को ग्रांट मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट मिलते हैं, बड़े सारे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट मिलता है, हॉस्पिटल को ग्रांट मिलता है। अब अगर हम किसी कंपनी के अंदर ऑडिटर बन के जाएं और उस कंपनी को ग्रांट मिला हो तो हमें उस ग्रांट का ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा। अगर हम किसी स्कूल की अकाउंटिंग करें तो हमें वहां ग्रांट सीखना होगा, कॉलेजेस की अकाउंटिंग करें ग्रांट सीखना पड़ेगा हमें। बड़ी सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भी सरकार ग्रांट देती रहती है, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को भी भारत सरकार ने 2002 में बड़े सारे ग्रांट दिए, 10,000 करोड़ रुपए, कि उसे स्पेशल टाइप के फर्टिलाइजर बना के और फिर फार्मर को सस्ते रेट पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कंपनियों के पास कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट, कभी स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट,
कभी लोकल एजेंसी से ग्रांट, जो सरकारी संस्थाएं उनसे भी ग्रांट दी जाती है। तो यहां पे अगर सरकार ने किसी को ग्रांट दिया तो उस ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर जानकारी है और हम इसी जानकारी को लेने की कोशिश करेंगे। आप ये बात अभी अपने दिमाग के अंदर कैप्चर करेंगे कि सरकार ऑथराइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो जहां भी जरूरत लगे वहां पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट थ्रू लोकल अथॉरिटी थ्रू पंचायत ग्रांट दे सकती है। उस ग्रांट की अकाउंटिंग हमें करनी है रिसिपिएंट के बुक में। हम यहां सरकार के बुक में कुछ भी नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड की जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग आपको रिसिपिएंट के बुक में करनी है और उसी एंगल से हम देखते हैं कि ग्रांट है क्या। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि सरकार किन किन चीजों को देती है जिसको हम ग्रांट कहते हैं और सरकार के किन कंट्रीब्यूशन को हम ग्रांट नहीं करेंगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। इसके बाद मैं इसी स्टैंडर्ड के अंदर आपको कार्बन क्रेडिट के बारे में बताऊंगा, क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट और कार्बन क्रेडिट के रूल क्या क्या आए थे। अभी हम सबसे पहले यहां पे बेस बना के चलते हैं कि यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होगा और किन जगहों पे एप्लीकेबल होगा। इंड एस और आईएएस की बात हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद सेपरेट सेगमेंट में करते हैं। तो यह हमारे पास नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी of AS12 एप्लीकेबल फॉर, यानी जो ग्रांट इंक्लूडेड है, ग्रांट इंक्लूड्स grant includes cash incentive, duty drawback, subsidies, ये सब ग्रांट के अंदर इंक्लूडेड हैं। ग्रांट डज नॉट इंक्लूड, ग्रांट डज नॉट इंक्लूड grant does not include government participation in ownership of enterprise, contribution by government for offsetting impact of inflation. Grant includes cash incentive, duty drawback, subsidies, but does not include government participation in the ownership of enterprise, contribution by government for offsetting impact of inflation, यानी चेंजिंग प्राइसेज। अगर आप स्टेटमेंट में देखेंगे स्टैंडर्ड के अंदर तो वहां चेंजिंग प्राइसेज लिखा है। देखना है कि लिखा है चेंजिंग प्राइसेज। अब इन चेंजिंग प्राइसेज के अंदर हमें यह देखना है
एक तो आ गया था गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, दूसरा आ गया था गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर ऑफसेटिंग इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम पहले इन बातों को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ग्रांट इंक्लूड्स कैश इंसेंटिव। सरकार ने अगर कैश में कोई कंट्रीब्यूशन किया तो वो भी ग्रांट के मीनिंग के अंदर शामिल है। ड्यूटी ड्रॉबैक, जैसे अगर आपने टैक्स लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि अगर कोई एक्सपोर्ट के लिए कभी कोई गुड्स करता है तो पहले तो उसे इनपुट टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन बाद में जब उसने चालान जमा कराए तो ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाती है, पैसे वापस हो जाते हैं, वो भी ग्रांट के मीनिंग में शामिल है। और सब्सिडीज, जैसे आपने पहले सुना होगा सब्सिडीज के अंदर पेट्रोल के लिए सब्सिडीज मिलती हैं, डीजल के लिए सब्सिडीज मिलती हैं, और भी कई सारी चीजें, फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज दी जाती हैं। अब तो सरकार ने इन सब चीजों को भी प्राइवेटाइज करना शुरू किया है, लेकिन सब्सिडीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जो इंक्लूड नहीं है उसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। अगर सरकार खुद किसी कंपनी के शेयर होल्डर है, जैसे सरकारी कंपनीज है, वहां पे सरकार के स्टेक है, उसमें अगर सरकार कोई कंट्रीब्यूशन देती है तो एज ए ओनर कंट्रीब्यूशन है उसका, और उस एज ए ओनर कंट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहते। जैसे अगर सरकार ने सेल को या गेल को या वेल को, इंडियन ऑयल को, ऐसी जो भी सरकारी कंपनीज है, उन सरकारी कंपनीज को अगर सरकार ने कोई ग्रांट दिया तो यह ग्रांट सरकार अपने ओनरशिप के बदले देती है। यह ओनर कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन नहीं है। यानी यह गवर्नमेंट का एक तरीके से ग्रांट नहीं है, यह गवर्नमेंट के ओनर का कंट्रीब्यूशन हो जाता है, और इस वजह से हम इसे ग्रांट के मीनिंग के अंदर शामिल नहीं करते। और अगर सरकार कभी पूलिंग करती है किसी भी चीज की जिससे इन्फ्लेशन के इंपैक्ट खत्म हो जाएं, तब भी वो ग्रांट के मीनिंग के अंदर नहीं आता। यानी आपको इन चीजों को याद रखना है कि ये ग्रांट के मीनिंग के अंदर ही नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगे। और ये चीजें ग्रांट के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ग्रांट की होगी वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनकी भी होगी। कैसे होगी ये हम आगे के सेगमेंट में अभी देखते हैं। अब हमने गवर्नमेंट ग्रांट शुरू किया तो पहले वर्ड गवर्नमेंट का मीनिंग समझें और फिर ग्रांट का। गवर्नमेंट मीन्स government means central government, state government, गवर्नमेंट एजेंसीज, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो, या इंटरनेशनल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज आइदर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हें तो पावर है ही, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है ग्रांट देने का। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली भी ग्रांट दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी ग्रांट देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट ग्रांट दे सकती है। और गवर्नमेंट एजेंसीज ये भी ग्रांट दे सकती है। इसलिए गवर्नमेंट के अंदर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या गवर्नमेंट के कोई भी एजेंसीज हो, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे ही ग्रांट के मीनिंग के अंदर, गवर्नमेंट के मीनिंग के अंदर कवर्ड है। और इनमें से अगर किसी ने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया तो वो सारे ही ग्रांट के मीनिंग आ जाएंगे, एक्सेप्ट दी जो मैंने आपको भी बताया था, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज और कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट फॉर ऑफसेटिंग इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन।
इन दोनों को छोड़ के अगर इनमें से किसी ने किसी को कुछ भी कंट्रीब्यूट किया तो दैट कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रांट। अब गवर्नमेंट के मीनिंग के बाद हमें ग्रांट के मीनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ग्रांट का मतलब क्या? ग्रांट आर assistance. Grant or assistance in cash or in kind. Grant or assistance in cash or in kind given by government for past or future compliance of certain condition. ग्रांट और असिस्टेंस इन कैश, चाहे कैश में मिले और इन काइंड, कैश के अलावा कोई एसेट मिले, गिवन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मीनिंग आप ऊपर जान चुके हैं, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन। अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो ग्रांट कैश और काइंड में हो सकता है, यह बात ठीक है, सरकार देगी ग्रांट, यह भी बात ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन। यानी ग्रांट कभी भी फ्री में नहीं मिलता। अगर सरकार ने ग्रांट दिया है तो या तो पास्ट में आपने कुछ ऐसे काम किए जिसके बदले आपको ग्रांट मिला, या फ्यूचर में सरकार आपको ऊपर ऑब्लिगेशन अटैच करेगी कि आपको ऐसा करना है। जैसे अगर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को सरकार ने ग्रांट दिया कैश में, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को यह भी कहा गया था कि आप सस्ते रेट पे फार्मर को फर्टिलाइजर बेचेंगे। यानी ग्रांट पे फ्यूचर कंप्लायंस अटैच कर दी गई। कभी भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ग्रांट नहीं हो सकता। कई बार लोगों के अपने अपने सवाल आ जाते हैं कि सर क्या कोई डोनर अपनी मर्जी से कुछ दे दे तो ग्रांट का पार्ट है? अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें पास्ट और फ्यूचर के कंप्लायंस की जरूरत है, यानी फ्री के कभी ग्रांट नहीं होते। ग्रांट होने के लिए या तो पास्ट में कोई कंडीशन हो या फ्यूचर में भी कंडीशन हो। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ग्रांट नहीं माना जाता। अब ग्रांट के लिए पास्ट कंडीशंस भी हो सकती हैं और फ्यूचर कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको कभी भी कुछ भी इवेल्युएट करना हो कि ग्रांट है या नहीं है, तो आपको इन डेफिनेशन से स्टिक रहना पड़ेगा और इस स्टिक डेफिनेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये ग्रांट है या ग्रांट नहीं है। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। बुक के अंदर ये चीज क्वेश्चन बन के हमने अटैच कर रखी है। तो यहां पे एक एग्जांपल लेने, एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की ओपिनियन। अब ये एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी क्या है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं ब्रीफ में आपको। अगर कंपनी को या फिर किसी को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के किसी क्लॉज के अंदर या किसी स्टेटमेंट को पढ़ने में कोई डाउट है, किसी क्लैरिटी की जरूरत है, तो आईसीएआई ने एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बना रखी है। आप अपने क्वेश्चंस या कंपनी अपने क्वेश्चन और इंटरप्रिटेशन दोनों के साथ इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन पूछ सकती है, जिसका जवाब देना एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी का काम है। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी उस फैक्ट के बेसिस पे जो सही ट्रीटमेंट होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, उसके जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे ही एक ओपिनियन जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी का आया था, मैं उस ओपिनियन के बारे में भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से आप इस बात को समझ पाएंगे कि इस पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस का मतलब क्या है।
और कैश और काइंड का क्या मतलब है, यहां पे डेफिनेशन अटैच करते हैं हम। यह है ईएसी ओपिनियन, इसका नाम है एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ओपिनियन, ईएसी। ईएसी ने क्या कहा, पहले क्वेश्चन क्या था वो देखिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया। और उस पैकेज में यह लिखा कि जो भी कंपनी नोटिफाइड एरिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो भी कंपनी नोटिफाइड एरिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, उस कंपनी ने जो सेल टैक्स कलेक्ट किया है कस्टमर से, यानी कंपनी ने जो गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड, उस पे उसने बेसिक प्राइस के साथ साथ बेसिक प्राइस और प्लस सेल्स टैक्स कलेक्ट किया। और यह सेल्स टैक्स सरकार के खाते में जमा कराना था। यह आप अवेयर इस बात से कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, उसको हम सरकार के खाते में जमा कराते हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी कंपनी नोटिफाइड एरिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, उस कंपनी को सेल्स टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर सपोज करें कंपनी बेसिक प्राइस 100 रुपए चार्ज कर रही है और 10 रुपए सेल टैक्स के लिए, तो अगर एग्जम्पशन मिल जाए तो 110 रुपए का कलेक्शन आ गया। अब ये 110 रुपए एक तरीके का रेवेन्यू है या ये 10 रुपए ग्रांट है, सवाल इस पे आया। 100 रुपए पे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 100 रुपए आपने बेसिक चार्ज पहले से ही डिडक्ट किया, बेसिक चार्ज किया कस्टमर से, ये सेल्स है। ये 10 रुपए हमने सरकार को देने के लिए चार्ज किया था, यानी हमने कस्टमर से 110 रुपए चार्ज किया। अब सवाल यह आया कि ये 110 रुपए अब हम करें क्या? क्या 100 रुपए रेवेन्यू बुक करके 10 रुपए ग्रांट बुक करें, या फिर 110 रुपए हम बुक कर दें रेवेन्यू? यह क्वेश्चन था कंपनीज का। अब बेसिक क्वेश्चन यहां पे यह है कि 10 रुपए का सेल्स टैक्स कलेक्शन ग्रांट है या ग्रांट नहीं है, और अगर यह ग्रांट नहीं है तो फिर यह 10 रुपए है क्या? यह सवाल जब कंपनी ने एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी से किया, तो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने इस डेफिनेशन को पॉइंट आउट करते हुए जवाब में क्या लिखा हुआ देखिए। सेल्स टैक्स एग्जम्पशन इज नाइदर एन असिस्टेंस इन कैश, sales tax exemption is neither an assistance in cash nor a assistance in kind and therefore not a grant। क्योंकि डेफिनेशन ये कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर ये आपके असिस्टेंस या तो कैश में होने चाहिए या काइंड में होने चाहिए, और जो सेल्स टैक्स है वो वाकई अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार ने कैश में दिया नहीं और ना ही काइंड में दिया, जो सेल टैक्स कलेक्ट किया था उसे माफ कर दिया। तो चूंकि ये असिस्टेंस कैश और काइंड में नहीं था, इसलिए एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने इसे ग्रांट नहीं माना और यह बताया कि ग्रांट का पार्ट हो ही नहीं सकता। अब सवाल है, अगर यह ग्रांट का पार्ट नहीं है तो ये 10 रुपए रिफंड भी तो कंपनी करेगी नहीं कस्टमर को, यानी पोस्ट एग्जम्पशन 110 रुपए का जो सेल्स प्राइस है, इसको एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने कहा
कि आप रेवेन्यू बुक कर दो AS9 के हिसाब से, क्योंकि ये 110 रुपए AS9 का प्रोविजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो है वो सेटिस्फाई करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में रेवेन्यू को डिफाइन करता है, रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश और अदर रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, फ्रॉम यूज बाय अदर्स ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्सेज, अर्निंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। ये अलग बात है, हम वहां जाकर डिकम्पोज करेंगे AS9 में। लेकिन यहां पे ये बात आपको फिक्स हो गया कि एक तरीके से ग्रॉस कलेक्शन हो गया पोस्ट एग्जाम्पशन, और जैसे 110 रुपए ग्रॉस कलेक्शन हो गया पोस्ट एग्जाम्पशन, तो AS9 के अंदर इसे रेवेन्यू क्लासिफाई कर दिया गया। तो डेफिनेशन का ये इंपॉर्टेंस है कि जो चीजें डेफिनेशन में लिखी होती हैं उसके बेसिस पे ही क्वेरी का जवाब दिया जाता है। इसलिए आपको इस डेफिनेशन से 4 बातें मेनली नोट करनी। नंबर 1, ग्रांट मस्ट बी आइदर इन कैश और इन काइंड। जैसे सरकार नई नई कंपनियों को काइंड में ग्रांट देती है, कैश में भी ग्रांट और काइंड में भी ग्रांट। जमीन अरेंज कराना है, किसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जैसे अभी आपने देखा वाराणसी के अंदर सरकार ने जमीन अरेंज कराए वहां पे काम करने के लिए। किसी कंपनी को अगर सरकार जमीन अलॉट कराती है, किसी इंस्टीट्यूशन को जमीन देती है लैंड, तो सारे के सारे ग्रांट इन काइंड है। ये पास्ट कंप्लायंस के लिए, या तो पहले ही आप कोई परफॉर्मेंस कर चुके हो या फ्यूचर में आप कोई परफॉर्मेंस करेंगे, उसी के बदले ही अगर कुछ मिलेगा तभी ग्रांट होगा, अदरवाइज ये ग्रांट नहीं होगा। तो ग्रांट कैश में हो सकते हैं, ग्रांट काइंड में हो सकते हैं, ग्रांट पास्ट परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है, ग्रांट फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए हो सकता है। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो ग्रांट कभी भी वॉलंटरीली नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट और ग्रांट के मीनिंग को समझने के बाद हम आगे देखते हैं कि ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहां पे लिखें ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट। जो ग्रांट सरकार से मिला आपको, उस ग्रांट का ट्रीटमेंट हम करेंगे कैसे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट। ग्रांट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में इटसेल्फ लिखा हुआ है कि जो बोर्ड के पार्टिसिपेंट्स थे, जब इस स्टैंडर्ड पे डिबेट होना शुरू हुआ तो किसी के बीच एक कंसेंट नहीं बना। कुछ लोगों का यह कहना था कि ग्रांट सरकार के एक तरीके की असिस्टेंस से सहायता है और इसलिए रेवेन्यू है। कुछ लोगों ने कहा ग्रांट कैपिटल नेचर का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कैपिटल है। अगर ग्रांट रेवेन्यू नेचर का होगा तो ऐसे सिचुएशन में ग्रांट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा, और अगर ग्रांट कैपिटल नेचर का होता है तो फिर इस सिचुएशन में ये बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। बाद में यह डिसाइड हुआ कि ग्रांट का ट्रीटमेंट ग्रांट के नेचर के बेसिस पे होगा। अगर ग्रांट का नेचर रेवेन्यू है तो हम उसका ट्रीटमेंट रेवेन्यू की तरह करेंगे P&L में, और अगर ग्रांट का नेचर कैपिटल है तो फिर हम उसे कैपिटल की तरह ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो अब ग्रांट के 2 टाइप हो गए मेनली, एक रेवेन्यू नेचर ग्रांट और एक कैपिटल नेचर ग्रांट। और डिवीजन करते टाइम अगर ग्रांट काइंड में मिले तो हमने उसको टोटली ही अलग कर दिया। अगर कैश में मिले आपके पास तो ग्रांट रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, और अगर काइंड में मिले तो हमने उसका ट्रीटमेंट ही अलग किया। वो ट्रीटमेंट भी आपको आगे बताएंगे कि अगर ग्रांट इन काइंड मिले तो ट्रीटमेंट क्या होगा।
रेवेन्यू नेचर का ग्रांट क्यों मिलता है? रेवेन्यू नेचर ग्रांट रेवेन्यू नेचर के ग्रांट दिए जाते हैं मेंटेनेंस की वजह से। ये एक तरीके का मेंटेनेंस ग्रांट है, या लॉस इन रेवेन्यू के बदले आपको ग्रांट मिल सकता है, या रिपेयर के लिए ग्रांट मिल सकता है, या एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ग्रांट मिल सकता है। ये सारे रेवेन्यू ग्रांट हैं। जैसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को कंपनी ने, सरकार ने कहा कि आपको 10,000 करोड़ रुपए दिए गए, आपके जिस फर्टिलाइजर की लागत 1,000 पर बैग है उसको आप फार्मर को 500 पर बैग में बेचो। तो यहां जो ग्रांट दिया गया सरकार की ओर से, वो लॉस ऑफ रेवेन्यू को सेट ऑफ करने के लिए दिया गया। हॉस्पिटल को ग्रांट दिए जाते हैं, हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के लिए ग्रांट दिए जाते हैं, उसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस के ग्रांट दिए जाते हैं। यह भी रेवेन्यू नेचर का ग्रांट होता है। तो रेवेन्यू नेचर के ग्रांट नॉर्मली दो तरीके से दिए जाते हैं। एक वेलफेयर के लिए दे सकते हैं आप, जैसे एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, कहीं आपको लग रहा है कि एम्प्लॉय के जो भी डिपेंडेंट है या एम्प्लॉय का जो सेल्फ जरूरत है, उसकी जो सेल्फ नीड्स है, उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए सरकार को भी असिस्टेंस देनी चाहिए, वो ग्रांट आप देते हैं। या फिर आप कहीं रिपेयर मेंटेनेंस के ग्रांट देते हैं, जैसे बड़ी सारी पब्लिक लाइब्रेरी है, सरकारी लाइब्रेरी है, उसके मेंटेनेंस के ग्रांट भी सरकार देती रहती है। तो ये सारे के सारे ग्रांट रेवेन्यू नेचर के ग्रांट माने जाते हैं। यानी अगर हम डिफाइन करें रेवेन्यू नेचर के ग्रांट के, तो रेवेन्यू नेचर का ग्रांट का मतलब ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट एज कंपनसेशन, grant given by government as compensation for loss of revenue, for repair maintenance, grant given by government as compensation for loss of revenue, for repair maintenance, and as compensation for expenses incurred. Grant given by government as compensation for loss of revenue, repair maintenance जैसे लाइब्रेरी वगैरह के अंदर, एंड एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेज इनकर्ड। आपने अगर कोई खर्चा किया तो उस खर्चे के कंपनसेशन के लिए भी ग्रांट दिए जा सकते हैं। जैसे सरकार कहती है कि पहले तुम खर्चे कर लो, जितना तुम्हारा खर्चा है उसका 60% सरकार से कंपनसेशन मिल जाएगा। तो इन सारे चीजों के लिए जो भी ग्रांट दिया जाता है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट लॉस को एक तरीके से कंपनसेट करना है, और इस वजह से ये सारे के सारे ग्रांट रेवेन्यू नेचर के ग्रांट माने जाते हैं। कैपिटल नेचर ग्रांट, कैपिटल नेचर ग्रांट कैपिटल नेचर के ग्रांट वो हैं जो एक तरीके से आपके कैपिटल एसेट को फॉर्म करे। ग्रांट दैट नॉर्मली contribute
towards capital employed. जैसे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का ग्रांट दिया, ग्रांट फॉर एसेट्स दिया, ये सब एक तरीके से हमारे पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन ग्रांट है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट, जैसे अगर किसी बैकवर्ड एरिया में डेवलपमेंट लेना है तो कोई भी कंपनी वहां पे अपना काम नहीं लगाना चाहती, क्योंकि कंपनी को लगता है यहां से हमारी रिकवरी होगी नहीं होगी, हमारा नुकसान ना हो जाए, तो ये सारे के सारे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के ग्रांट हैं। ये ग्रांट सरकार इसलिए देती है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की, ताकि कंपनी के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सरकार भी इन्वेस्टमेंट करे, और सरकार ये भी कह देती कि ग्रांट हम आपसे वापस नहीं लेंगे, लेकिन आपके जिम्मे यह है कि जिस एरिया को आपको डेवलप करने के लिए दिया गया है, आप उस बैकवर्ड एरिया को डेवलप जरूर करेंगे। तो ये सारे फंड एक तरीके से कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड को इंक्रीज कर देता है। सरकार ने कई बार एसेट्स के लिए ग्रांट दे दिए, डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए, जैसे अब कहीं पे बड़ी मशीन की जरूरत है, उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है, सरकार ने कहा कुछ तुम लगाओ कुछ हम लगाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर बड़ी बड़ी इक्विपमेंट की जरूरत है, सरकार ने कहा कुछ पैसे तुम लगाओ कुछ हम लगाते हैं। तो ये सारे के सारे जो ग्रांट हैं हमारे पास, जिससे एक तरीके से कैपिटल या एसेट्स बढ़ जाता है, उसको हम नॉर्मली कैपिटल नेचर ग्रांट कहते हैं। तो ग्रांट नॉर्मली दो ही तरीके के हो सकते हैं, एक वो ग्रांट जिसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होगा, और दूसरा वो ग्रांट जिसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा। जिस ग्रांट का ट्रीटमेंट पीएल में हुआ हम उसे रेवेन्यू ग्रांट कहते हैं, और जिसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में हुआ हम उसे कैपिटल ग्रांट कहते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को समझने के बाद हम एक एक पॉइंट समझ रहे हैं कि हमारे पास जो अलग अलग तरीके के ग्रांट है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, यानी मेथड ऑफ अकाउंटिंग ग्रांट के क्या है। लेकिन मेथड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने से पहले ग्रांट को रिकॉग्नाइज कब करेंगे यह भी सोचना पड़ेगा। क्या ग्रांट को कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करें या ग्रांट को एक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करें। कई बार हम सोचते हैं कि ग्रांट को चलो एक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर देते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि ग्रांट एक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगा कैसे। क्या कोई नॉर्म्स है, कोई क्राइटेरिया है कि ग्रांट को एक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करें, या फिर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर 3 कंडीशन दिया है, अगर ये तीनों कंडीशन इकट्ठा पूरे हो जाएं तभी आप ग्रांट को एक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रांट का रिकॉग्निशन तभी होगा जब आपको कैश मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये भी बात है क्या? बिल्कुल है। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ग्रांट के सारे कंडीशन एक्रूवल बेसिस के सेटिस्फाइड हो रहे। अगर हो रहे तो ग्रांट की रिकॉग्निशन होगी, और अगर नहीं हो रहे तो जब तक ग्रांट कैश में नहीं मिलेगा तब तक ग्रांट की रिकॉग्निशन नहीं होगी। तो हम इसका टाइटल लगाते हैं दोस्त, रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट। रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट। रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट ए, एक्रूवल बेसिस। If following condition are satisfied, record grant on accrual basis.
इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड रिकॉर्ड ग्रांट ऑन एक्रूअल बेसिस। अब आप कहेंगे सर ये कौन कौन से कंडीशन है? कंडीशन 1, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंडीशन attached to grant must be fulfilled. It is expected that condition attached to grant must be fulfilled. पता लगा सरकार ने आपको जो काम करने के लिए कहा, आपको पहले से पता है कि काम आपसे होगा ही नहीं, और फिर भी आपने ग्रांट लेने की बात की। तो ऐसे ग्रांट को रिकॉग्नाइज करके होगा क्या? क्योंकि सरकार के जो रूल है उस रूल को तो आप फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, और जब सरकार के रूल को आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे तो आज न कल ग्रांट रिफंड करना ही पड़ेगा। सरकार ने बोला कि आपको डेवलपमेंट करनी है किसी बैकवर्ड एरिया की, और आपको पता है कि हम ग्रांट ले सकते हैं, ले चुके हैं या ले लेंगे, लेकिन हमसे इस बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। अब ऐसे सिचुएशन में तो ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा। इसलिए पहले इस बात के सबूत होने जरूरी है कि जो सरकार के कंडीशन है वो कंडीशन आप जरूर पूरा करेंगे। तो पहले तो जब भी आप एज एन ऑडिटर जाएंगे ग्रांट के रिकॉग्निशन के लिए तो इस चीज को जरूर देखेंगे, और जरूरत पड़े तो पूछेंगे भी मैनेजमेंट से कि क्या जो सरकार ने आप पे कंडीशन अटैच किए हैं वो कंडीशन आपसे पूरा हो जाएगा। अगर हो जाता है तो दूसरा कंडीशन, हमारे पास 3 कंडीशन है, तीनों को पूरा होना पड़ेगा। ग्रांट हैज बीन अर्न्ड, ग्रांट ना लिखें, बेनिफिट हैज बीन अर्न्ड। एंड तीसरा कंडीशन, अल्टीमेट collection of grant is possible. तीन कंडीशन को देखिए। एक तो सरकार के जो रूल हैं उस रूल को आप पूरा कर लेंगे, ये ग्रांट आपको रिसीव हो जाएगा, और अल्टीमेट कलेक्शन भी पॉसिबल होना चाहिए, यानी ग्रांट के रिसिप्ट के चांसेस फिक्स हो, क्योंकि सरकार से पैसे निकलवाने भी कोई आसान काम नहीं है। अब मैं इसके ऊपर भी एक केस स्टडी बताता हूं आपको, जो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी से किसी कंपनी ने पूछा, फूड सिक्योरिटी लॉ के अंदर सरकार सस्ते रेट पे फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराती है पब्लिक को। अब सरकार ने इसके लिए क्या किया वो देखिए। ये सपोज कर लो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी है, जैसे भी, इसने क्या किया, बीच में एफसीआई को रखा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आगे कंपनी को रखा, डीलर को। जो डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि सपोज करके चलो ये गांव है या कोई शहर या कुछ भी है, आपको ऐसा करना है कि इसी टाउन में या विलेज में
या सिटी में या मेट्रो सिटीज में जो भी है, इस टाउन में आपको फूड प्रोक्योर करना है, यानी जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल है वो कंपनी फूड का प्रोक्योरमेंट करेगी। कहां से? फार्मर से। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर फार्मर से फूड ग्रेन खरीदेगा पहले, और ये जो फार्मर से परचेज करेंगे वो उस प्राइस पे परचेज करेंगे जो प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइस पे। सपोज करो पर केजी सरकार ने कहा 18 रुपए पर केजी व्हीट परचेज करें आप फार्मर से, और जो भी लॉ के अंदर कवर्ड है, फूड सिक्योरिटी लॉ के अंदर, यहां पे बड़े सारे लोग, ये ले लो, ये बड़े सारे लोग हो गए, ये बड़े सारे लोग हैं, इन बड़े सारे लोगों को आपको ये 5 रुपए का दे देना है। यानी कंपनी ने फार्मर से खरीदा 18 रुपए का, और जो लोग कवर्ड है लॉ के अंदर उसको 5 रुपए का दे दिया, और जो डिफरेंस बन गया प्राइस डिफरेंस 13 रुपए, ये कंपनी ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि तुम सरकार से ले लेना। यानी फार्मर से आप परचेज करेंगे 18, लोगों को देंगे 5 रुपए पे, 13 रुपए का जो नुकसान होगा, नुकसान सरकार आपको देगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बना, ये एग्रीमेंट बना है। फिर आप बोलेंगे सर इसमें एफसीआई का क्या काम है? एफसीआई का है ना काम। मान लो अगर डिस्ट्रीब्यूटर जरूरत से ज्यादा फूड परचेज कर लेता है, फूड ग्रेन्स, तो एफसीआई को सरेंडर कर देंगे, और उतना वो नहीं अरेंज कर पाते जितना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एफसीआई से ले लेंगे। इसलिए एफसीआई को बीच में लगाया था। यानी अगर ज्यादा ग्रेनरी आपने परचेज कर लिया, जो बट गया, बाकी एफसीआई को सरेंडर कर दो, और अगर आपने कम प्रोक्योर किया तो आप बाकी एफसीआई से लेकर के फिर लोगों में बांट दो, लेकिन सरकार आपको देगी पर केजी 13 रुपए का ग्रांट। सरकार ने इसके लिए कंडीशन टैक्स क्या कर दिया कि 13 रुपए में से 12 रुपए तो आपको अभी हैंड टू हैंड कैश मिल जाएंगे, लेकिन 1 रुपए तभी मिलेंगे जब आप फाइनल ऑडिटेड अकाउंट सरकार को देंगे। 12 रुपए तो ग्रांट कैश में मिल रहा है, 1 रुपए ऑडिटेड अकाउंट के सबमिट होने के बाद मिलेगा। अब सवाल क्या आया, जो 1 रुपया आपको बाद में मिलना है, आपने ऑडिटेड अकाउंट सरकार को सबमिट किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। 3 साल हो गए, ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करते जा रहे हैं, सरकार 12 रुपए पेमेंट करी, 1 रुपए का आर्बिट्रेरी कट लगाती जा रही है, 1-1 रुपए काटती जा रही है, आप जमा कर रहे हैं ऑडिटेड अकाउंट, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब यहां पे सवाल यह है कि अगर यहां पे हमें ग्रांट के रिकॉग्निशन की बात आए तो हम ग्रांट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बड़ा सवाल आ गया। ऐसे सिचुएशन में ग्रांट को, अब देखिए यहां पे 13 रुपए पर केजी सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलना था डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसमें 12 रुपए तो सरकार इमीडिएट दे रही है, लेकिन 1 रुपए का ग्रांट सरकार दे ही नहीं रही। ऐसे केस में ये जो तीसरा वाला कंडीशन, अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ ग्रांट इज पॉसिबल, ये कंडीशन ये कह रहा है कि 12 से ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। सरकार ने प्लान बना लिया, कुछ भी कर लो, 12 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है सरकार को लग रहा हो कि आप इधर उधर करके बहुत पैसे कमा रहे, आपके ऑडिटेड अकाउंट पे भी उनको विश्वास नहीं। अब ऐसे केस में आपने ग्रांट के कंडीशन जो थे वो भी फुलफिल कर दिए, आपने काम कर दिया तो बेनिफिट भी अर्न हो गया, आपको 12 रुपए कैश मिल गया, उसका आप रिकॉग्निशन भी कर दो, लेकिन 1 रुपए आप एक्रूअल बेसिस पे यहां बुक ही नहीं कर सकते। 1 रुपए इसलिए एक्रूअल बेसिस पे नहीं बुक कर सकते क्योंकि 1 रुपए सरकार लगातार काटती जा रही है, आप ऑडिटेड अकाउंट सबमिट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको वो पैसे रिसीव हो ही नहीं रहे। तो ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो एक्सपेक्टेड कंडीशन है वो आपने फुलफिल कर दी है, बेनिफिट अर्न हो चुका। जैसे इसमें देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ने फार्मर से परचेज करके लोगों के बीच बांट दिया, तो एक तरीके से उसका काम भी खत्म हो चुका है। अल्टीमेट कलेक्शन आपका 12 रुपए का हो रहा है, इसलिए 12 रुपए रिकॉग्नाइज करें, 1 रुपए रिकॉग्नाइज ना करें। जिस दिन आपको 1 रुपए कैश में मिलेगा
उसी दिन रिकॉग्नाइज करना, अदरवाइज रिकॉग्नाइज मत करना। तो एक्रूअल बेसिस पे ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये 3 कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन ऐसा होता है जो फुलफिल नहीं होता, तो ग्रांट की रिकॉग्निशन कैश बेसिस पे होगी। कैश बेसिस। इफ एबव कंडीशन आर नॉट fulfilled, grant should be recognized on cash basis। फिर ग्रांट की रिकॉग्निशन हम कैश बेसिस पे कर देंगे। यानी आपको इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक, आपके साथ जो कंडीशन अटैच्ड है आप उस कंडीशन को जरूर पूरा करेंगे। दूसरा, जो ग्रांट बेनिफिट है, जो काम है वो आप कर चुके, अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ ग्रांट पॉसिबल है, आप पैसे भी निकाल लेंगे। अगर ये तीनों काम हो गया तो ग्रांट को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करें, अदरवाइज ग्रांट को तभी रिकॉग्नाइज करें जब आपको एक्चुअल कैश रिसिप्ट होगा। ये तो था ग्रांट का रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ग्रांट में रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की क्लासिफिकेशन आप देख चुके हैं। अब ग्रांट की अकाउंटिंग के लिए हमने ग्रांट को कई सारे मेथड में बांट रखा है। अब उन मेथड को पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक मेथड में ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। तो टाइप्स ऑफ ग्रांट। नंबर 6, टाइप्स ऑफ ग्रांट। ग्रांट के पहले टाइप्स हैं ग्रांट इन काइंड। सरकार ने आपको काइंड में ग्रांट दिया, यानी कैश नहीं दिए सरकार ने। सरकार ने आपको लैंड कंट्रीब्यूट करा दिया या बिल्डिंग कंट्रीब्यूट कर दी, ये क्या कोई इक्विपमेंट दे दिया, तो ये आ गया हमारे पास ग्रांट इन काइंड। अब ग्रांट इन काइंड बहुत ही सिंपल है। अगर सरकार आपसे एक भी पैसे चार्ज नहीं करती तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, या सरकार आपको सस्ते रेट पे बेचती है। दो तरीके से ग्रांट इन काइंड दिए जाते हैं। या तो सरकार ने कह दिया इस जमीन की कीमत है 100 करोड़, तुम हमें 2 करोड़ दे दो, तो यह हो गया कंसेशनल रेट। या फिर सरकार ने आपसे एक भी पैसे चार्ज नहीं किए, फ्री में आपको जमीन दे दी, तो यह हो गया हमारे पास ग्रांट इन काइंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इंडिया के अंदर तो हमारे पास फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है नहीं। अब इंडिया के अंदर या आईएएस के अंदर इसकी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है, फेयर वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की बात क्या है, यहां पे किसी भी एसेट को उतने पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा जितना एक्चुअल कंसिडरेशन आपको पे करना पड़ा हो। अब ग्रांट इन काइंड में अगर हमारे को एक्चुअल कंसिडरेशन पे ही नहीं करना पड़ा, यानी पूरा का पूरा ग्रांट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, तो वैसे केस में आप उसे नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। ए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला तो नॉमिनल वैल्यू। और नॉमिनल वैल्यू का एक फिक्स बेंचमार्क है 1 रुपए, सिर्फ डिस्क्लोजर के पर्पज से, और कुछ नहीं होता इसका। आपको डिस्क्लोजर दिखाना है 1 रुपए का।
ताकि एसेट मिला है, वो एसेट आपके पास है, 1 रुपए की नॉमिनल वैल्यू पे आप डिस्क्लोज कर रहे हो, एसेट दिखता रहेगा। चूंकि इसकी कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी हमें, इसलिए हम इसको इंडिया के अंदर एग्जिस्टिंग सिस्टम में फेयर वैल्यूएशन तो कर नहीं सकते। इंटरनेशनली तो हम इसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं और फिर बुक करते हैं, लेकिन यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इसको आप 1 रुपए पे सिर्फ डिस्क्लोज कर देंगे। बी, अगर कंसेशनल रेट पे मिल गया, अगर कंसेशनल रेट पे मिल गया तो आप एक्चुअल कॉस्ट पे दिखाएंगे इसे। जितना आपको पे करना पड़ा वही आपके एसेट की कीमत है। जैसे कि एग्जाम्पल लो, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली provides a limited equipment of market value रुपीज 1 करोड़। What is accounting treatment if case 1 no cost is charged, case 2 rupees 10 lakh is charged। अगर 10 लाख रुपए चार्ज किया तो क्या होगा, और अगर कोई कॉस्ट चार्ज नहीं किया तो क्या होगा। जैसा कि आपने ऊपर भी देखा, अगर हमारे से कम कॉस्ट चार्ज किया जाता है तो हम एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, और कोई कॉस्ट नहीं चार्ज किया जाता तो आप उसे नॉमिनल वैल्यू पे प्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ recognition of grant, case 1 case 2 equipment यहां पे कोई कॉस्ट नहीं चार्ज हुआ इसलिए 1 रुपए, और यहां पे कॉस्ट चार्ज हुआ इसलिए 10 लाख रुपए। यानी अगर आपको कोई कॉस्ट नहीं चार्ज किया जा रहा है तो आप नॉमिनल वैल्यू पे डिस्क्लोजर करें, और अगर कॉस्ट चार्ज किया जाए तो जितनी कॉस्ट चार्ज की जाए उतने पे रिकॉर्ड करेंगे आप, क्योंकि इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है, और हिस्टोरिकल अकाउंटिंग में कभी भी किसी भी एसेट को हम एक्चुअल कॉस्ट से इंक्रीज नहीं करते, एक्सेप्ट कि वो केस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का ना हो। ग्रांट इन काइंड के बाद हमने टाइप्स ऑफ ग्रांट में दूसरा टाइप्स लिया,
grant for depreciable assets. ग्रांट फॉर डेप्रिसिएबल एसेट्स। डेप्रिसिएबल एसेट्स के ग्रांट को प्रेजेंट करने का हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव मेथड है। एक ऑल्टरनेट, इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। दूसरा ऑल्टरनेट, इसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व अप्रोच। और तीसरा ऑल्टरनेट, इसका नाम है डेफर्ड इनकम अप्रोच। डेफर्ड इनकम अप्रोच, डिडक्टिव मेथड, कैपिटल रिजर्व अप्रोच, डेफर्ड इनकम अप्रोच। वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सिर्फ यही एक अप्रोच है, सिर्फ डेफर्ड इनकम अप्रोच, ना ही डिडक्टिव मेथड और ना ही कैपिटल रिजर्व। यह भी एक फर्क है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आज भी हार्डशिप कम है, यानी आज भी हमारे पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर बहुत ही कम जगह पे हमारे पास ऑल्टरनेट है, अदरवाइज ऑल्टरनेट नहीं है। ज्यादा ऑल्टरनेट रहने से कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। अब आपको एक ही इंडस्ट्री के 2 कंपनियों को कंपेयर करना है, पता लगा किसी ने डेफर्ड इनकम अप्रोच लगा दिया, किसी ने कैपिटल रिजर्व अप्रोच लगा दिया, तो दोनों के कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए जितने कम अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स हो उतने कंपैरिजन और प्रेजेंटेशन बेटर होते हैं। इसलिए आईएफआरएस ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कम से कम ऑल्टरनेट दिखाए जाएं, और जितना कम से कम ऑल्टरनेट होगा उस हिसाब से उतना बेटर प्रेजेंटेशन आ जाएगा। और यही वजह है कि IAS 20 जो हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट और डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस का है, उसमें डेफर्ड इनकम अप्रोच के अलावा ना ही डिडक्टिव अप्रोच है और ना ही कैपिटल रिजर्व अप्रोच है। हम उसकी बात करेंगे बाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। फिलहाल ये देखते हैं कि इन 3 अप्रोच में आखिर ट्रीटमेंट है क्या क्या। तो सबसे पहला अप्रोच आ गया हमारे पास, जिसका नाम है डिडक्टिव अप्रोच, यानी फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव 1, डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच के अंदर ग्रांट रिसीव्ड is deducted from cost of asset and grant received is deducted from cost of asset and asset is presented on net basis।
इस बात को समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्त। जैसे ग्रांट रिसीव्ड, ये 10 लाख। कॉस्ट ऑफ एसेट अगर केस 1 में 20 लाख हो, केस 2 में 10 लाख रुपए हो, तो आप इसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। ग्रांट रिसीव्ड है 10, 20 लाख में से 10 लाख घटा देंगे, एसेट को कॉस्ट को 10 दिखाएंगे, और यहां पे 10 के बदले 10 है, यानी एसेट्स की वैल्यू नील हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। और दोस्त हम जो भी पढ़ते हैं वो बेयर के बेसिस पे, मेरी अपनी प्रैक्टिस है कि कभी भी किसी भी चीज को इंटरप्रेट करें तो उसके ओरिजिनल लॉ के बेसिस पे करें, ना कि बस अपने सेल्फ डिजाइंड लॉजिक से ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। इस तरीके से हमारे पास कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। ये जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जैसे डिडक्टिव अप्रोच है, कैपिटल रिजर्व अप्रोच है, या फिर डेफर्ड इनकम अप्रोच है, ये सब स्टैंडर्ड के टेक्स्ट में अवेलेबल है। केस 1, केस 2, यहां पे कॉस्ट एसेट की, कॉस्ट ऑफ एसेट $20 लाख, लेस करेंगे ग्रांट, ग्रांट यहां पे 10 लाख माइनस, और फिर ये भी आ जाएगा 10 लाख, और ये हो जाएगा नील। तो डिडक्टिव अप्रोच के अंदर एसेट का प्रेजेंटेशन ऑलवेज नेट बेसिस पे किया जाता है। आपने जो भी ग्रांट रिसीव किया उस ग्रांट को सीधा आप पीएनएल ग्रांट एसेट के कॉस्ट से डिडक्ट करेंगे और डायरेक्ट उसको आप बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करेंगे। यानी यहां पे ग्रांट को हम खत्म ही कर देते हैं, एसेट को ही एडजस्ट कर डालते हैं। ऑल्टरनेटिव 2 बहुत ही सिंपल है। बड़े सिंपल है ऑल्टरनेटिव 2। यहां पे जो भी ग्रांट रिसीव होगा उसको आप कैपिटल रिजर्व में लगा देंगे। ग्रांट रिसीव्ड इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, और एसेट्स को आप यूजुअल डेप्रिशिएट करते रहेंगे, कभी कोई चेंज नहीं आएगा। कई बच्चों के मन में यहां पे सवाल भी आ गया होगा कि सर अगर सपोज कर लो, एक खुराफाती सवाल है कि ग्रांट रिसीव्ड ज्यादा हो गया और कॉस्ट ऑफ एसेट कम हो गया। जैसे ग्रांट रिसीव्ड 10 लाख, एसेट की कॉस्ट 8 लाख की आई, तो 2 लाख का क्या करेंगे, ऐसा आपके मन में आ जाएगा। एक तो दोस्त ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि सरकार से पैसे निकालने कोई आसान काम है नहीं। लेकिन अगर फिर भी एक फिक्टिशियस सिचुएशन ले लें कि ऐसा होता है, तो आपको देखना पड़ेगा सरकार ने कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि एसेट में जो ना लग पाए वापस करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा सरकार ने कहा तो 2 लाख रुपए आपको लायबिलिटी क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा और बाद में उसे रिफंड करना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो 2 लाख की आपकी बचत हो गई और उसको आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वैसे ये फिक्टिशियस सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते नहीं है।
और ऑल्टरनेटिव 3 है, ये हमारे पास तीसरा ऑल्टरनेटिव है जिसका नाम है डेफर्ड इनकम अप्रोच। डेफर्ड इनकम अप्रोच। डेफर्ड इनकम अप्रोच पे हमारे पास बड़े सारे सवाल भी हैं, वो भी आगे करेंगे। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट लें, डेफर्ड इनकम अप्रोच है क्या। डेफर्ड इनकम अप्रोच कहता है कि जितना आपको ग्रांट मिला उस ग्रांट को आप डेफर कर दो और उसको डेप्रिशिएट करो, उसको अमोर्टाइज करो इन द रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन। यानी अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके की बात कर रही है। ये अगर बैलेंस शीट है और ये P&L अकाउंट है, तो आपने ग्रांट रिसीव किया, आप उसको डेफर करें, यानी ये कर दीजिए डेफर। फिर आप एसेट्स परचेज करके उसको रखिए, ये एसेट आ गया। एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ, और डेफर्ड ग्रांट के ऊपर आप अमोर्टाइजेशन लगाओ। यानी ये एक तरीके का प्योर मैच दिखा रहा है। एसेट को एसेट के जगह रहने दो, ग्रांट को डेफर्ड कर दो, एसेट को जैसे एक्सिलरेट करे, जैसे यूज करके यहां पे डेप्रिशिएट करे, क्योंकि ग्रांट भी एसेट के लिए मिला है, उसी रेशियो में ग्रांट को भी डेप्रिशिएट करके पीएल अकाउंट में लगा दे। ये पूरा का पूरा मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपको एसेट के लिए ग्रांट मिला तो जैसे जैसे एसेट एक्सिलरेट होगा, यूज होगा, वैसे वैसे ही ग्रांट आपका इनकम बनता चला जाएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो ये एक ऑल्टरनेट के अंदर है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर यही एक मेथड ही है, इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये प्योर मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रांट रिसीव करते हैं और ग्रांट को डेफर कर देते हैं, एसेट परचेज करते हैं, एसेट को डेप्रिशिएट कर देते हैं, और फिर जो ग्रांट डेफर होता है उसको अमोर्टाइज कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ डेप्रिशिएशन। तो इसके स्टेप्स नोट करते हैं हम कि किस तरीके से आप डेफर्ड ग्रांट को ट्रीट करेंगे, और फिर उसके ऊपर एक एग्जांपल। स्टेप 1, रिसीव ग्रांट। ग्रांट रिसीव करें। ग्रांट रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट। फिर ग्रांट को डेफर करें। डेफर ग्रांट, ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। परचेज एसेट्स, अगर आप एसेट परचेज करें तो आप एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएट एसेट्स,
डेप्रीशिएट एसेट्स, अगर एसेट को डेप्रीशिएट करेंगे तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। स्टेप 5, फिर ग्रांट को अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइज डेफर्ड ग्रांट, अब आप डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करेंगे तो एंट्री करेंगे डेफर्ड ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर डेप्रीशिएशन को भी पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर डेफर ग्रांट ट्रांसफर डेप्रीशिएशन टू P&L। फिर आप एंट्री करेंगे P&L डेबिट टू डेप्रीशिएशन, P&L डेबिट टू डेप्रीशिएशन। हमने ग्रांट को रिसीव किया, कैश आ गए, फिर ग्रांट को डेफर्ड कर दिया, एसेट को परचेज कर लिया, एसेट को डेप्रीशिएट कर दिया, ग्रांट को अमोर्टाइज करके पीएल में क्रेडिट कर दिया, और जो भी आपके पास डेप्रीशिएशन था आपने उसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जो अमोर्टाइजेशन करते हैं हम ग्रांट का, वो इन द रेशियो ऑफ डेप्रीशिएशन करते। तो ये है दोस्त हमारे पास डेफर्ड इनकम ग्रांट का ट्रीटमेंट, जहां पे ग्रांट को एक तरीके से एसेट के लाइफ में हम डेफर कर देते हैं, और जैसे जैसे एसेट डेप्रीशिएट होता जाता है वैसे वैसे ही हम ग्रांट को भी पीएल में रिकॉग्नाइज करते चलते हैं।